अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर सियासतदानों के और सियासी हुक्मरानों के डेरे दुबई में लगे हुए हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब भी वहाँ पर हैं, नवाज शरीफ साहब भी हैं और उसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी हैं। रात गए मरियम नवाज साहिबा वापस आ गई हैं। कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं, कुछ अहम मामला तय हो गए हैं, कुछ अहम मामला तय होने हैं। और मेन तो अब यही है कि इलेक्शन की डेट के हवाले से, इलेक्शन की असेंबली तोड़ने के हवाले से, और उससे भी शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि निगरां सेटअप के हवाले से और निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से इस क्या क्या मामला तय हो गए हैं, क्या क्या इत्तलात है, क्या चीज़ें, इस पर अपने प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू जो पिछले 2 दिन से वो सरफेस हुआ और उससे पहले से हो रहा है, लेकिन आज वो अखबारों की जीनत भी बना, जिसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का एक स्कैंडल मंजर आम पर आया और जिसमें यूनिवर्सिटी का अपना जो उनके ऑफिशियल्स यानी उनके जो प्रोफेसर्स भी हैं, दीगर लोग भी हैं, उनका अपना एक नेक्सस, उनका अपना एक नेटवर्क जो कि ना सिर्फ मनशियात फरोशी में इन्वॉल्व बताया गया, उसके अलावा जो वहाँ के अपने स्टाफ है यूनिवर्सिटी का, उसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में उनके सेक्सुअल अब्यूज़, जिनसी इस्तेहसाल में भी मुलव्वस पाया गया। और जो लोग पकड़े गए उनके पास से आइस यानी जो नशा होता है वो बरामद हुआ और उसके साथ साथ उनके जो मोबाइल फ़ोन्स, उसके अंदर वो वीडियोस और वो पिक्चर्स जिनको वो पहले इनिशियली बताया जो गया उसके मुताबिक वो आइस नशा प्रोवाइड करते थे, एडिक्ट बनाते थे, और उसके बाद एडिक्ट बनाने के बाद या उनको नशा सप्लाई के बाद, और वो जब नशे में होती थी तो उनकी नाज़ेबा वीडियोस और उनकी नाज़ेबा पिक्चर्स अपने मोबाइल में सेव करते थे और उसके बाद उनके साथ जो उनको काम करवाने होते थे वो उनके साथ काम करवाते थे। ये मामला है क्या? हमने जब इस पर पूरी स्टडी की, रिसर्च की, तो कुछ चीज़ों पे हम पहुंचे, लेकिन उससे पहले कि हम आपको बहुत डिटेल जितना मैं बता सकती थी, जिसमें एक डायरेक्टर फाइनेंस है अबू बकर, 28 जून को वो अरेस्ट हुए। उसके बाद इनके गाड़ी को नाके पर रोका गया, उसके बाद से इनके पास आइस नशा भी बरामद हुआ और उनके मोबाइल फ़ोन से वो वीडियोस और पिक्चर्स भी, जो कि पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर सैयद इजाज़ हुसैन शाह साहब अरेस्ट हुए 21 जुलाई को, इसी कड़ी में सिलसिले में। फिर ट्रांसपोर्ट इंचार्ज अल्ताफ़ खान अरेस्ट हुए 22 जुलाई को। और इसी कनेक्शन में अभी ये इस पर एक रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के हवाले से हमारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन एक और कमेटी भी बना दी गई है यूनिवर्सिटी की अपनी जानिब से भी कि इस मामले की तहकीकात करेगी। ये मामला जो है वो इस पुलिस भी उस पर काम कर रही है, डेफिनेटली लोग अरेस्ट भी हैं। और हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट डॉन न्यूज़ के उनकी भी अपनी एक स्टोरी है, दीगर चैनल्स के न्यूज़पेपर्स के साथ साथ इमरान गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अतर महबूब साहब जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी भावलपुर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। राय बाबर सईद साहब जो कि RPO भावलपुर हैं, रीजनल पुलिस ऑफिसर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं 2 मिनट मुझे दीजिएगा, दोनों शख्सियात डॉक्टर अतर साहब भी और राय बाबर साहब भी। इमरान गबोल साहब, मामला ये है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, वैसे ये कहा जाता है कि ये साजिश हो गई, ये फला हो गया, लेकिन जिस तवातुर से आपने इस पर, जिस तरीके से आपने काम किया, बाकायदा आपने लोगों के नाम दिए, बाकायदा उस नेक्सस को आपने जो है वो एक्सपोज किया, ज़रा मुख्तसरन इस मामले को बताइएगा इस हवाले से। जी, मैंने एक स्पेशल रिपोर्ट जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस, स्पेशल ब्रांच और IB के लोगों ने मिलकर एक रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात के ऊपर और अरेस्ट होने के बाद लोगों की रिपोर्ट जो बनाई है, मैंने तो उसको रिपोर्ट किया है बेसिकली। और वो जो रिपोर्ट है उसमें मतलब मटेरियल के हवाले से ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल सारा उसमें मौजूद था और उन्होंने बाकायदा तौर पर कनेक्शंस भी, उनके टेलीफोनिक कनेक्शन भी मेंटेन किए हुए हैं, व्हाट्सएप कनेक्शन भी मेंटेन किए हुए हैं, उनकी चैटिंग्स हैं। तमाम लोग जो 2 खास तौर पर अरेस्टेड हैं, इन लोगों के मोबाइल से जो डेटा निकाला इस इन्वेस्टिगेशन टीम ने, तो उन्होंने मतलब ये सारा कनेक्शन बिल्ड किया है। और तमाम जैसे आप वाकयात बता चुकी हैं कि भाई कैसे उनसे आइस रिकवर हुई, आइस रिकवर होने के बाद उनके मतलब है मोबाइल का एनालिसिस किया गया, उस मोबाइल एनालिसिस से उनका ये ऑब्जेक्शनेबल डेटा मुख्तलिफ लोगों से, टीचर स्टूडेंट से कनेक्शन
जबकि वहाँ यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ लोगों से जब हमने इस मामले में बात की तो वो भी इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और उन्होंने भी मतलब मुख्तलिफ वाक़यात के ऊपर माजी के कुछ वाक़यात और करंट वाक़यात के ऊपर उन्होंने भी इस बात की कंफर्मेशन की कि इस तरह की चंद एक्टिविटीज़ रिपोर्ट भी हुई थी, लेकिन कुछ दबा दी गई और अभी ये एक बहुत बड़ा मामला बन के सामने आया है और जो पुलिस है वो इसको देख रही है, जो ऑन स्पॉट इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो ये सारी चीजें रिकवर बिल्कुल ठीक कर है। चुके हैं। मैं जो हमारे साथ ठीक है, ये हमारे पास आरपीओ हैं राय बाबर सईद साहब, उनसे जरा मैं बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले कोई मुझे बताएगा इमरान गबोल साहब कि ये जो सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन का केस भी है और सेक्सुअली अब्यूज का केस भी है, वहाँ की स्टूडेंट्स को भी, फीमेल स्टूडेंट्स को भी और उसके साथ साथ फीमेल प्रोफेसर्स को भी, उनको ये किस तरह से किया जाता था? बेसिकली मेरे नॉलेज में जो मुझे बताया गया उसमें ये है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश किए जाते हैं कोई विजिटिंग टीचर्स के थ्रू और स्टूडेंट से और टीचर से इस बुनियाद पे कनेक्शन एस्टेब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद उनको आइस प्रोवाइड की जाती है, आइस के ऊपर लगाया जाता है। जब वो आइस के एडिक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उनको आइस ना देकर ब्लैकमेल किया जाता है, बाद में उनको आइस प्रोवाइड की जाती है और अपने जिस तरह के काम वो करना चाहते हैं ये लोग वो करते हैं। अभी मैंने खुद रिपोर्ट किया है, ठीक है। जो वाइस चांसलर साहब ने भी कमेटीज बनाई हैं और जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी कमेटीज बनाई हैं, उसमें एक मेंबर भी खातून नहीं है। अगर आप उसको देखें, उन कमेटीज को देखें तो उसमें एक मेंबर खातून नहीं है। तमाम मेंबर्स जो हैं वो मेल्स हैं। वो मेल्स वो किस तरह इन फीमेल्स के साथ मिलके बैठ के जिनकी पिक्चर्स हैं इनसे इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे सही तरीके से। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। जरा राय बाबर सईद साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये नेटवर्क अगर था और है डेफिनेटली, किस तरह से ये काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है, और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये किस तरह से हुई, क्या चीज आपके इल्म में आई? जी, थैंक यू वेरी मच। जी, ये आपके इल्म में है और सोसाइटी की भी कॉल है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल डे बाय डे बहुत बढ़ गया है। और ये सिर्फ किसी एक शहर की, एक यूनिवर्सिटी की, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है, ऑल अक्रॉस हर सिटी के बिल्कुल अंदर सही। ये बात है। तो आईजी पंजाब और गवर्नमेंट की ये बिल्कुल फोकस था कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो ये कभी काम करते हैं लोग, उनको आइडेंटिफाई करें और उनके ऊपर एक प्लान्ड और उनको एक वेल थॉट आउट ऑपरेट करें। इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि बहावलपुर के अंदर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे, और हमने इन सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम किया। सिर्फ एक आईयूबी के केसेस जरूर आपके सामने आए हैं बिकॉज ये वहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो वहां पे हमने वेल थॉट आउट काम किया और उसकी बेसिस के ऊपर ये जो 3 अरेस्ट हैं ये इनसे आइस अरेस्ट की। अब यहाँ पे ये बात जहन में रखने की है कि इट इज नॉट रिलेटेड टू जस्ट वन यूनिवर्सिटी, इट इज पार्ट ऑफ अ ड्राइव फॉर ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जाहिर है इसके अंदर पहले केसेस इस्लामिया यूनिवर्सिटी के लेकिन जो अभी हैं। अभी अरेस्ट है तक वो जो तो हमारे इसी पास, यूनिवर्सिटी के लोग हैं ना? जी 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 बिल्कुल, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। हमारे पास जो इस ठीक वक्त है केसेस जी। हैं वो तीन केसेस हैं और वो आइस से रिलेटेड हैं। जो बात आपने कही वो ड्रग्स से रिलेटेड है। हमारा प्राइमरी फोकस वाज एंड हैज बीन ड्रग्स। और ये डिफरेंट, चूंकि हर दौर के अंदर चीजें चेंज होती रही, इसी तरह से अब जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो काइंड ऑफ नॉर्म है। जो पुराने दौर के अंदर डिफरेंट दूसरी ड्रग्स थी, लाइक चेस हुआ करती थी, अब यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा सिंथेटिक ड्रग्स का अमल दखल हो गया था, जिसकी बहुत थोड़ी मिकदार जो है वो इंसान को डिफरेंट नशे के लेवल्स के ऊपर ले जाती है। तो हमारा फोकस सिंथेटिक ड्रग्स और यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, तो इसके ऊपर हमने काम किया। इसी सिलसिले में एक पहले भी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एक सिक्योरिटी ऑफिसर रिसेंटली थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, उनसे भी ये चीजें मिली। और ये जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं ये अभी हमारे पास रिमांड में हैं, इनके साथ इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। और हम मजीद इसके अंदर ड्रग डीलर्स को और जहां से ये लेते थे, जो यहाँ से प्रोवाइड करते थे, उस तमाम नेक्सस को इंशाल्लाह हम पहले भी काम कर रहे हैं और आगे भी ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह।
अच्छा, मुझे ये बताएगा कि उसके बाद जो उनका मोबाइल डेटा रिकवर हुआ, जिसमें वो सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं, उसके बाद उनका कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट इस हवाले से है कि किस तरह से वो फीमेल स्टूडेंट्स को अप्रोच करते थे, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो स्क्रीन शॉट्स लगे हुए हैं उसमें बड़ी सारी कॉन्वर्सेशन है, उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं, कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट इस हवाले से जी सामने आया है अब तक? जी, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट तो देखिए जी, ब्लैकमेल जो किया जाता था। 164 नहीं, कॉन्फेशनल स्टेटमेंट तो जो एक्यूज होता है उसकी विल के ऊपर मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का होता है। हम पुलिस के सामने उस कॉन्फेशनल स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं होती और उसको हम मजबूर भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम तो बिल्कुल ठीक एविडेंस है, लेकिन इकट्ठा मेरा मेरा करेंगे पॉइंट ये है कि और जिस तरह से ये जी जी ब्लैकमेल कर सर जिस तरह से ये जी ब्लैकमेल जी की जो इतलात हैं, जो है कि जी वो जी जी फीमेल स्टाफ को या फीमेल स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करते थे, उनको आइस नशा पहले प्रोवाइड करते थे, उसके बाद उनकी नाजेबा वीडियोस और पिक्चर्स जो हैं वो अपने मोबाइल में सेव करते थे, जो उनके डेटा से बरामद हुई हैं। नहीं, इस स्टेज के ऊपर मैं ये बात कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकता, बिकॉज कि दिस इज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। इसमें से कुछ वीडियोस जरूर हमें ओके। मिली हैं जो कि एफआईआर के अंदर भी दर्ज हैं, लेकिन किसी कंक्लूजन पे फौरी पहुंच जाने की इस वक्त मैं पोजीशन में नहीं हूँ, बिकॉज इसका फोरेंसिक एनालिसिस होना ठीक है। है, हमने पीएफएस से इसको भेजा हुआ है, और if किसी भी, आपको पता है बिल्कुल आजकल ठीक के है। दौर में डिफरेंट किस्म की तस्वीरों को और चैट्स को डॉक्टर किया जा सकता है, तो इसलिए मैं उसको जंप नहीं करूंगा इस टाइम पे किसी कंक्लूजन पे। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर अतहर महबूब साहब, वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के। सर, क्या कहेंगे आप, क्या हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में? जी, मैंने इंतहाई सब्र के साथ तमाम तर जो झूठ बोला गया है आपके चैनल पे उसको सुना है, और ये एफआईआर टोटली झूठी और बोगस एफआईआर हैं, और जो बातें कही गई हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किसी की अलिफ लैला की अपने जहन में दास्तान है जो आपने बयान की है। ऐसा इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं होता, और ये अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पुलिस के अलावा भी इस मुल्क में एजेंसीज हैं, वो थॉरली इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। हमने आईजी पंजाब पुलिस को लेटर भी लिखा है, और एक आध दिन के अंदर सारे हकायक आपके सामने आ जाएंगे कि ये अच्छा सर, तो ये जो 3 FIRs हैं, मनसूबाबंदी और साजिश और टोटली झूठ बोला गया है। ओके सर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में बहुत अच्छा माहौल है। 65,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जो आज से 4 साल पहले 13,000 थे, जिसमें 28,000 लड़कियां पढ़ती हैं, और वो इसलिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर आती हैं कि यहाँ एक बेहतरीन माहौल है। सर। यहाँ स्टूडेंट्स की कैरेक्टर बिल्डिंग, पॉजिटिव एक्टिविटीज, और हमारे यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट का। पिछले 5 साल में सिर्फ उंगलियों पे गिने जाने वाले 4-5 केसेस हुए हैं जिनसे सख्ती से डील किया गया है। इस केस में कोई कंप्लेनेंट नहीं है। ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि वाइस चांसलर का टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, और जो अच्छी अचीवमेंट्स हुए हैं उनको सर। डिग्रेड करने के लिए, डिनाई करने के लिए, जी अच्छा, फैक्ट यही है। ठीक है, मैं आपको ठीक है बता सर, रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। सर। मैंने तो आपको इसीलिए टाइम दिया, आपको फोरम दिया कि जाहिर सी बात है आपका जी, मौक़िफ़ जी। भी सुना जाए, वन साइडेड चीजें ना हो। तो ये कह देना कि आप जी। झूठ बोल रहे हैं, तो मेरे ख्याल है सर माजरत के साथ ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर हम झूठ बोल रहे होते और हमने प्रोपेगेंडा करना होता तो हम आपको ये टाइम भी नहीं दे रहे होते, हम अपनी एक तरफा चीजें कर रहे होते। तो अगर आपको हम रिक्वेस्ट की और आपको हम टाइम दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उस चीज की क्लैरिटी में जाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, बिल्कुल, अब आपने कहा सर जी, अब आपने कहा जी। कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे ये बताएगा कि जो हकीकत से 3 कोई ताल्लुक अरेस्ट नहीं है हुए, इन बातों का। सर जी, ये अरेस्ट हुए, ये एक एजेंडा के तहत देखिए, एक कॉन्स्पिरेसी हमने की गई है कि जिसमें लोगों को हनी ट्रैप करके रियासती एक जगह इदारे बुलाया इनके जाता है, खिलाफ फिर आइस उसमें डाल कॉन्स्पिरेसी दी जाती कर रहे है। हैं। कौन ये कॉन्स्पिरेसी? इदारे रियासती नहीं कर रहे, इदारों ने इंडिविजुअल्स करते हैं जिनके इंटरेस्ट थ्रेटन होते हैं। जो लोग नहीं, आप कह रहे हैं कि पुलिस इस्लामिया कर रही है, यूनिवर्सिटी उसमें मिली हुई भावलपुर है। की शानदार प्रोग्रेस से देखें, खुश नहीं है। पुलिस नहीं, ने डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं पुलिस लोग मिली अरेस्ट हुई है। किए हैं, पुलिस ने लोग अरेस्ट किए हैं, पुलिस ने जी, जी, उनसे जो आइस जो रिकवर एफआईआर की है, है और जो पुलिस पुलिस की की रिपोर्ट रिपोर्ट का है। आपने हवाला दिया है, वो टोटली बोगस है, फेक है, और उसमें सारी बातें गलत लिखी अच्छा। हैं, जो रियलिटी से वेरीफाई नहीं होती, वो सारी बातें उल्टी सीधी मतलब लिखी हुई ये हैं, इल्जाम और आप जिसमें पुलिस पे कोई लगा केस रहे ही हैं। नहीं है, इसमें कोई कंप्लेनेंट नहीं है, डॉक्टर साहब। कोई इंडिविजुअल सामने नहीं है जो एक्सप्लॉइट हुआ हो। अगर वो आए तो पता तो चले कि केस क्या अच्छा, है। डॉक्टर ये साहब, तो एक सिर्फ सेकंड। इंडिविजुअल्स के उसमें सामान में आइस डाल के पहले उनको अरेस्ट किया गया, पुलिस ने और फिर इन्वेस्टिगेट एक कहानी करना बना है के ना। मीडिया ट्रायल किया गया, उस वक्त मीडिया पर्सन को बुलाया गया। चले, आपका ये मौक़िफ़ सामने सारी आ गया। बातें सरीहन झूठ है। ठीक है और सर, मैंने सुन ली। पब्लिक जो है वो सच बिल्कुल इसलिए जानना चाहती, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। नज़ीर, मैं मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। राय बाबर सही साहब, वो कह रहे हैं साजिश हो रही है, पुलिस ने ये सारा किया है, आइस का नशा डाला, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कोई कंप्लेनेंट नहीं था, हनी ट्रैप है, जी क्या मामला है सर?
جی میں آئی تھنک اس میں ایموشنل ہونے کی کوئی ایسی خاص وہ نہیں ہے. اٹ از اے میٹر آف ایویڈینس اینڈ انویسٹیگیشن. دیکھیے بہت ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم سارے ایز اے سوسائٹی بھی اور اپنے انسٹیٹیوشنس میں بھی اگر اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے جائیں گے تو پھر تو سب کچھ اچھا ہوگا اور ساری آل گڈ نظر آئے گا. تو لیٹس ناٹ گو انٹو اے اسٹیٹ آف ڈینائل. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ڈرگ نہیں ایگزسٹ کرتی یا ویسے پاکستان میں ایگزسٹ نہیں نہیں کرتی تو نہیں، بات فائن وی کسی کی کین نہیں ہو رہی نا لیو سر. ود ابھی دیٹ. وہ وائس جی چانسلر ہیں، میں وائس چانسلر ہیں میں اسلامیہ یونیورسٹی جی باولپور کی. وہ کہہ رہے ہیں میرا ٹینیور دیکھیے مکمل ہو رہا تھا، میری سکسیس سٹوری ہے، تو آپ لوگوں نے کوئی سازش کی ہے؟ مجھے ہمارا آپ بالکل ان کا ٹینیور ایک دفعہ کی بجائے 2 دفعہ وہ ہو رہا ہے. ہمیں اس کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. ہم صرف ایک سمپل انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اس کے اندر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ HEC نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے. ہم نے بھی ایک اپنی جو آئی جی صاحب کو خط لکھا تھا ان کی ڈائریکشن پہ ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے. اور اگر ان کے کوئی کنسرن ہے تو ہم اس کو ایڈریس کریں گے. اس کے اندر بالکل اس کے اندر کوئی کسی کی وکٹمائزیشن یا کسی کی وہ نہیں ہے. لیکن بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو. لیٹس فیس دا ریالٹی. اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی فیکٹس ایسے ہیں جو نیگیٹ کرتے ہیں اور پھر جو انہوں نے خود ایویڈنس کمیٹی جو بنائی پولیس ہے، نے کری خود ہے. کمیٹی بنائی ہے، جی خود انہوں نے ایک کمیٹی بھی جی جی تشکیل دی ہے جو کہ اس کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کرے گی. جی بالکل کریں. ٹھیک ہے، ہم بہت تو شکریہ، میں بہت یہی کہہ شکریہ رہا ہوں رائے کہ صاحب، بہت شکریہ رائے بدر سعید صاحب جو کہ RPO باولپور، ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی باولپور. عمران محبوب صاحب ذرا کوئی لاسٹ کامنٹ گا. وہ تمام کا تمام ایویڈنس بیسڈ ہے اور وہ پولیس نے FIR رجسٹر کی ہے، پولیس کی انویسٹیگیشن ہے. ہم نے وہ تمام رپورٹ کیا ہے اور اس میں کہیں بھی یہ شعبہ نہیں. یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وائس چانسلر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ریاست ان کے خلاف اس طرح کی کوئی کارروائی کر رہی ہے. ان کے ادارے کے اوپر یا ان کے نیچے کام کرنے والے لوگوں کے اوپر الزامات آ رہے ہیں تو وہ ان کو ضرور دیکھنے پڑیں گے اور ان کو انویسٹیگیٹ کروانا پڑے گا. بالکل ان صحیح، کے لیے بالکل ٹھیک ہے، بہتر بالکل یہی ٹھیک ہے. ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ عمران گبول جو کہ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ڈان نیوز پیپر. مختصراً یہ کہ اس رپورٹ ہوا ہے، اس حوالے سے انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اس میں 3 لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، ان کے موبائل ڈیٹاز ریکور ہوئے ہیں. موبائل ڈیٹاز میں ان کی واٹس ایپ چیٹس بھی ہیں، ان کے موبائل ڈیٹاز میں وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، موبائل ڈیٹاز میں وہ پکچرز بھی موجود ہیں جو کہ سارا کے سارا ایویڈنس کے طور پر وہ پولیس کے پاس ہے. اور اگر VC صاحب اس کے ٹوٹلی اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے تو ان کے یہ پلیٹ فارم ہم نے بھی دیا اور آگے بھی ہوگا. خود انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، اس پہ مزید انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرا خیال ہے جذباتی ہونے کی نہیں اور اسٹیٹ آف ڈینائل کی نہیں. اگر ایسا ہے تو ریاست ان کے خلاف سازش کیوں کرے گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بھی کلیئرٹی ہو جائے گی. لیکن یہ کوئی پہلی اور آخری یونیورسٹی کی بات نہیں ہے. ہم بہت آئے دن یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک معاشرے کا ناسور ہے جس کو ریالٹی کو فیس کرتے ہوئے اس کے خاتمے میں ہمیں آگے بڑھ کے مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں. بریک لے لیتی ہوں، بریک سے آپ آتی ہوں، ذرا پولیٹیکل گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاست میں چل کیا رہا ہے. مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، رانا عامر الیاس صاحب موجود ہوں گے. واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بڑے عرصے سے خبریں چل رہی ہیں، کبھی کسی کا نام آ جاتا ہے یہ نگراں وزیر اعظم ہوگا، پھر اگلے دن سوشل میڈیا پہ کسی اور دوست کے نام آ جاتے ہیں. کچھ لوگ کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آگے پیچھے جاننے والوں کے خود ہی نام سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن آج صبح سے بلکہ شاید یہی کہا جائے ایک اور نام آیا جو کہ وزیر خزانہ، جو ابھی حکومت میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا. اور یہ بھی ہوا کہ جی وہ نگراں وزیر اعظم بن جائیں گے، چونکہ وہ ایک اکانومسٹ بھی ہیں اور پاکستان کو جو اقتصادی پالیسی ہے ان کا تسلسل بھی چاہیے. IMF سے وہ ڈیل بھی کرتے رہے ہیں اور اس کے لیے جو ایکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس میں کچھ ترامیم بھی ہوں گی، کچھ ان کو اسپیشل پاورز بھی دی جائیں گی. اب اس سے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. لیکن وہ باتیں جو کچھ لوگوں کو ایک حلقے کا کہنا تھا کہ جی سیاستدان ہونا چاہیے اور ایک حلقے کا ماننا تھا کہ معاشی جو اہمیت کا حامل یعنی وہ ہونا چاہیے، اکانومسٹ ہونا چاہیے. تو یہ دونوں کا ایک مرکب ہے جو کہ آپ کو ایک معاشی یعنی اکانومسٹ بھی مل جاتا ہے اور آپ کو پولیٹیشین بھی مل جاتا ہے. گفتگو کرتے ہیں. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجاہد بریلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ.
आमिर इलियास राना साहब, ज़रा फरमाइएगा कि ये खबर आप तक भी है और कितनी उसमें ऑथेंटिसिटी है, क्योंकि खैर ऑथेंटिसिटी की क्या अब तो एहसन इकबाल साहब ने भी कह दिया है कि हाँ जी बिल्कुल ज़ेर गौर है, तो आपको इसमें कोई मज़ाक़ा तो नहीं लगता, बिल्कुल सही है, काबिल कबूल है हर एक के लिए, तमाम हलकों के लिए? नहीं, देखें, जहां तक नाम है, आज हमारे यहाँ ही ट्रिब्यून में और डेली एक्सप्रेस में शहबाज राना साहब की ये स्टोरी थी और कंफर्म होती हुई नजर आ रही है, अनाउंसमेंट तक चलता रहेगा। अब अगर हम उसको कहें ना तमाम हलकों में, तो देखें पीटीआई के लिए तो ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगा और चंद और जमातों के लिए भी पीटीआई की काबिल बात कबूल ही नहीं नहीं होगा। की थी राना साहब, आपको भी नहीं पता नहीं, है। आपने कहा तमाम हलकों के लिए, देखिए मुझे पता है, मैं तो करूंगा। अच्छा देखिए ना, चले, हम जब आपका सवाल है कि तमाम हलकों के लिए, तो जिसको हाँ सबसे ठीक ज्यादा है ठीक है नाकाबिले कबूल होगा तो मैंने तो पहले उसका नाम लेना है कि उनके लिए नहीं होगा। अब अगर ठीक है। हुक्मरान इत्तेहाद आपस में इत्तेफाक कर लेता है तो हुक्मरान इत्तेहाद का ही हुआ। और जो खान साहब ने रास्ता हुक्मरान इत्तेहाद को असेंबलियों से बाहर जाके दिया, उसके नतीजे में राजा रियाज क्या कहेंगे? मतलब वो क्या इनकार करेंगे तो उस कुछ बात नहीं को कहेंगे, कि वो भी कुछ नहीं कहेंगे। तो लेकिन आईनी और लेकिन कानूनी, जो हलके लेकिन हैं वो राजा जो, रियाज, जो अच्छा एक राना मिनट, साहब, क्या जो हलके जी जी, राजा रियाज पे, पीएमएलएन पे, पीपल्स पार्टी पे और पीटीआई पे खत्म हो जाते हैं? नहीं ना। अब आगे चले ना, हल्के उसके ऊपर आ रहा हूं। जो लफ्ज आप और हम गुफ्तगू के दौरान सवाल शुरू होने से पहले हो रहा था कि पिंडी वाले, तो पिंडी वालों के लिए काबिल हाँ कबूल होगा तो आएगा ना नाम, मतलब इसमें कोई एस्टेब्लिशमेंट की दो राय नहीं है। तो आप ये बात, अगर ये नाम इसहाक डार साहब का फाइनल हो जाता है, आप मुझे ये समझाएं, तो फिर आपको 90s की सियासत ही नजर आएगी ना कि जी फिर केयर टेकर गुलाम मुस्तफा जतोई। ये अलग बात कि गुलाम मुस्तफा जतोई को फुल वजीर आजम बनना था और नवाज शरीफ ने उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा हाथ दिखाया कि वजीर आजम वो बन गए, क्योंकि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का सदर बनना था मौलाना समीउल हक को, और मोहम्मद खान जो मरहूम वहीं बैठे हुए थे। समीउल हक ने अपनी बारी नवाज शरीफ को दे दी और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट पीछे। ये मरहूम जनरल हमीद गुल ठीक की है, सुनाई हुई बात बता रहा हूं। आज अगर ये होता है तो फिर आप ये बात जहन में ठीक, रख लें, और हमें भी रखनी चाहिए कि फैसला फिर क्या हो रहा है कि पीटीआई ने जो 9 मई को काम दिखाया, तो वो किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। हम उसको इक्तिसादी तौर पे बिल्कुल कहें ठीक है, वो तो मजबूती, जाहिर है, वो वो तो जाहिर नवाज है, शरीफ वो नवाज शरीफ हाँ बिल्कुल की ठीक। पसंद के ऊपर जरदारी साहब का ओके कर देना ये होगा कि जी ठीक है, अब हम जो लेके चले थे और हमने आपस में चलना है, जब हम बार बार बात कर रहे थे कि जी बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि हाँ पीपल्स पार्टी और मिसाक़ नून लीग में जमहूरियत लड़ाई को, हो चुकी है। ठीक है, नहीं नहीं, तजदीद कि पीपल्स मिसाक़, पार्टी और नून लीग में लड़ाई हो रही है, और हालांकि वहां ये हो रहा था कि सिर्फ आप सीट एडजस्टमेंट कर लें, कि अगर किसी जगह पे पीटीआई निकलती हुई तो ये दोनों आपस में एडजस्टमेंट करेंगे, वरना आपस में इलेक्शन लड़ेंगे। पंजाब में तो जाहिर है कि अगर पीटीआई कट टू ठीक है, साइड हो रही है तो नून को ही फायदा हो रहा है ना। पीपल्स पार्टी अब तक कोई बड़ी बिल्कुल जगह ऐसे ही है, नहीं बना सकी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, तो एक तो ये कि आपके कमेंट चाहूंगी मिसाक़ जमहूरियत की तजदीद पर, जिस तरह से फरमाया राना साहब ने, और दूसरा इसमें कोई मज़ाक़ा तो नहीं है, पूछ इसलिए रही हूँ कि जो कॉन्सेप्ट था, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो रूह है निगरान सेटअप की, वो मेरी इल्म के थोड़ा बहुत जो है उसके मुताबिक एक निगरान सेटअप आए जो कि न्यूट्रल सेटअप हो, जो तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल हो, और वो एक अपनी न्यूट्रल इनिंग खेलता हुआ वो इलेक्शन करा दे। तो इस कॉन्सेप्ट से मैं पूछ रही थी, आप फरमाइएगा सर। एक तो ये बात सही है कि इससे पहले भी बल्क शेख मजारी भी हो चुके हैं और गुलाम जतोई भी निगरान वजीर आजम हो चुके हैं, लेकिन वो गालिबन मुनहरिफ और वो लोग थे जो किसी पार्टी के नहीं थे। डार साहब एक बल्कि समझी भी हैं रिश्तेदारी के साथ। लेकिन फिर एक इंटरेस्टिंग बात देखें कि जो आपने देखा होगा कि मौलाना की ये बरहमी थी कि एक बार फिर दुबई में 2 पार्टियां जाके बैठ गई, तो अब फिर बैठ गई, वो दोनों इस वक्त गालिबन चारों वहाँ मौजूद हैं। लेकिन कल के मैं बहुत ज्यादा वसूख से हुआ मौलाना का कराची का विजिट, यहाँ पर जीडीए से मुलाकातें, फिर जीडीए की एमकेएम से मुलाकातें, गालिबन कुछ चीजें जो हमारे पास वादे नहीं है, हम ये थोड़ी एक हर चीज हमें अगर कमरे में 2 लोग बैठे हों तो हमें पता हो। तो ये जब अगर मौलाना की नाराजगी थी कि दुबई में बैठ के ये क्या करते हैं, वो फिर दोबारा बैठ गए और ये मौलाना यहाँ चले आए। और मौलाना को ओवरऑल पाकिस्तान की जो सियासत है सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे उनकी 5 सीटें हों, चाहे 8 सीटें हों, चाहे वो कितने भी हों। गवर्नर भी यहाँ आए हुए थे। तो ये जो मंजरनामा हमारी जो सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना रही है, अब ये इतनी तैयार बेकार भी नहीं है जो 20-25 साल पहले वाली थी, मुशर्रफ वाली भी थी। ये जो इस वक्त जो भी चाहे सिविल मिलिट्री पिंडी में बैठे हैं या पारा में बैठे हैं, इतने जहां दीदा, इतने डाउन टू अर्थ, इतने फर्स्ट टू फर्स्ट रिलेशन पॉलिटिकल
लोगों से और यहाँ के टेक्नोक्रेट से और यहाँ के ब्यूरोक्रेट से और यहाँ की जो खास है उससे भी नहीं रखते, यहाँ की मीडिया से। तो ये जो अगर कोई मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्ताकदार का मतलब ये है कि बहुत रुटलेस तरीके से यकतरफा तौर पर वो अब ये चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद में जी बिठा लें और बाकी सूबों में अरेंजमेंट कर दें। लेकिन वो जो मेरा सवाल ये था सर मुजाहिद साहब कि वो जो एक कॉन्सेप्ट था निगरां हुकूमत का, फिर तो निगरां हुकूमत की भी जरूरत नहीं है, मैं तो कहती हूँ फिर इलेक्शन की भी जरूरत नहीं है, आप अनाउंस करें। और क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप माइनस पीटीआई कर देते हैं तो पंजाब में पीएमएलएन का जो है वो तो मुकाबला किसी से नहीं है, पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है। अच्छा जरा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब फरमाइएगा, ये जो एक माशी माहिर का नाम के हवाले से भी पीपल्स पार्टी की खबरें चल रही थी कि जी कोई सियासतदान चाहिए, अब एक नाम आया है कि जो इकोनॉमिस्ट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं, इसहाक डार साहब, कि वो भी निगरां वज़ीर आज़म हो सकते हैं या उनका नाम भी पीएमएलएन जो है वो फ्लोट करेगी। सर पीपल्स पार्टी को इस पर कोई एतराज होगा या पीपल्स पार्टी इज फाइन विद दिस नेम? किसने कहा है ये? सर ये खबरें आ रही थी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, राना शहबाज साहब, एहसन इकबाल साहब ने इसकी तस्दीक की है। नहीं, हमारे पास तो इसकी कोई तस्दीक नहीं है, ये ऐसे हेयर से की बात है। नहीं, एहसन इकबाल साहब ने इसकी तस्दीक की है सर। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है, और अगर ऐसा कोई नाम आता है तो फिर हमारी पार्टी देखेगी, लेकिन इसहाक डार साहब तो उनके मेन स्ट्रीम लीडर हैं, उनका नाम मेरा ख्याल है शायद ऐसा नहीं होगा, उसके ऊपर बहुत सारे एतराज उठेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि डार साहब एक तजर्बाकार सियासतदान भी हैं, उनका सियासी अमूर में भी, कानूनी अमूर में भी, माली अमूर में भी, हर तरफ उनका बड़ा वसी तजर्बा है। लेकिन ये बात भी बहरहाल दुरुस्त है कि उनका मेन स्ट्रीम लीडर होने की वजह से बहुत सारे लोगों को इस पे उनके नाम पे एतराज उठेंगे, तो मेरी जाती राय में शायद ये मुमकिन ना हो, लिहाजा मैं इस पे अभी कमेंट नहीं कर रहा, जब ये कोई नाम आएगा तो फिर देखें। सर आईएमएफ की भी खबर है, उन्होंने भी कहा है, बल्कि इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि कोई माशी उमूर का माहिर जो है वो बन जाए। तो और बात यहाँ तक आगे, सर बात यहाँ तक आगे चली गई। सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। दुनिया में बहुत सारे, नहीं, आपकी बात दुरुस्त है कायरा साहब, मेरी बात सिर्फ सुन ले, पूरी बात सुन ले। मैं सिर्फ आपकी बात इसलिए काट रही हूँ कि इसहाक डार साहब से सवाल किया गया कि आप अगले वजीर आजम बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा देखते हैं, फिर उन्होंने कहा कि जी उसके लिए आप तरमीम भी कर रहे हैं। बात ये भी चली गई है कि 2017 के इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम होगी और उनको जो बेहतर जो है वो पावर भी उनको दी जाएगी और ये अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी कि वो पॉलिसीज में तब्दीली भी ला सके और कोई अहम फैसले भी कर सके, एम्पावर भी किया जाए। गुजारिश ये है कि आईएमएफ की कंडीशंस के मुताबिक अपनी जगह बातें होंगी, लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है, ये बात अपनी जगह बहरहाल दुरुस्त है कि डार साहब के नाम के ऊपर कई लोग एतराज जरूर उठाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि डार साहब बड़े तजर्बाकार आदमी है। सर कई लोग से कौन, कई लोग से मुराद कौन, क्या वो नून लीग के अंदर है या पीपल्स पार्टी के अंदर है? इलेक्टोरल रिफॉर्म, देखिए मैं तो मीडिया उठाएगा, बहुत सारी जमातें उठा सकती हैं, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम लीडर हैं, जो कोई उनके कोई एमएनए आम आदमी नहीं है जमात के अंदर। तो इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ एतराज हो सकता है, मुझसे पूछे तो मुझे शायद कोई एतराज ना हो। डार साहब हर तरह का तजर्बा रखते हैं और मेरी दानिश में मैं तो इस बात का दाई हूँ कि सियासतदान को होना चाहिए इस ऑफिस के ऊपर। आपकी पार्टी को भी कोई एतराज नहीं होगा सर? मेरी पार्टी तो जब कोई नाम आएगा, ऐसी कोई तजवीज आएगी, फिर उसके ऊपर कोई बात करेंगे ना। अभी तो मफरूज हो कि मैं अपनी सवाल के ऊपर क्या कहा जाए, अब सिवाय तलखियों के सवाल का क्या जवाब निकल सकता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमसे आपके टाइम का। एक मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। हमें इलियास राना साहब, लेकिन उनकी बात से लग रहा है कि उन्होंने कहा मुख्तलिफ एतराज़ात आएंगे, मुख्तलिफ शख्सियात कर सकती हैं, मुख्तलिफ पार्टीज कर सकती हैं, यानी पार्टी सतह पर कायरा साहब की फैसला तो ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन पार्टी सतह पर कायरा साहब की बातों से लग रहा है कि इसको पजीराई मिलेगी नहीं उस तरह। देखिए ये क्वेश्चन जब आप गैर जानिबदार सेटअप की बात करते हैं तो आता है, और खास तौर पे जो आज की सिचुएशन है, मैंने तो उसमें कहा कि फिर ये जो फॉर्मेशन कमांडर, कोर कमांडर, और फिर जब कहा गया कि तमाम सहूलतकार 9 मई वालों तक हम पहुंच चुके हैं और शवाहिद मौजूद हैं,
اور بہت ساری چیزیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے لنک ہو چکی ہوئی ہیں اور پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد کٹ ٹو سائز بڑی کھل کھلا کے ہو چکی ہوئی ہے. تو اگر اسحاق ڈار صاحب کا نام آ رہا ہے اور وہ فائنل ہو جاتا ہے تو پھر تو وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی ہے کہ پھر سب حلقوں کا اتفاق رائے ہو چکا ہوا ہے. اب قاہرہ صاحب، میں ان کی لیڈرشپ کے اوپر کوئی کوشچن نہیں کرتا کہ وہ پارٹی کے سینئر ترین لوگوں میں سے ہیں، اسی لیے ایڈوائزر رکھا ہوا ہے. انہیں منتخب نہیں ہے لیکن ان کو سینیٹر وہ ایڈوائزر لگا کے کشمیر افیئر جی پی دیا گیا ہے. ایڈوائزر. تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب جو بیٹھکیں ہو رہی ہیں اس کے اندر یہ گفتگو موجود ہے. اب یہ خبر تو ظاہر ہے کریڈٹ تو شہباز رانا صاحب کہنا کہ انہوں نے خبر دی، لیکن مجھے 3-4 دن پہلے کہیں سے ایک بندے نے فون کر کے کہا اور اس نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا یار چونکہ میں اس حالات میں بیٹھا ہوں کہ یہ آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جی اتنا ڈائی ہارٹ پارٹی کا ورکر لیڈر آ سکتا ہے جو نواز شریف صاحب کا سمدھی بھی ہو اور اس کو آپ وزیر اعظم لگائیں اور زرداری صاحب اپروو کر دیں، اس کو اسٹیبلشمنٹ بھی اپروو کر دے. کیونکہ نارملی جو کیئر ٹیکر آتے ہیں وہ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے الیکشن کرا رہے ہوتے ہیں. فیور نہ دینا اس کی بات ہے، لیکن جو سٹرکچرڈ ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن بنیادی طور پہ کنٹرول کرتا ہے. لیکن جو اعتراضات ابھی نگران پنجاب حکومت پہ آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں کے پی میں کر رہے ہیں، تو بہت سارے فیصلے آپ کو اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پھر مریم نواز نے جو بہت پہلے مطالبہ کیا تھا کہ آپ کو وہی کچھ کرنا ہوگا جو آپ نے عمران خان کے لیے کیا، کہ انصاف کے تقاضے ہیں کہ ایک شخص کو یہ بقول مریم نواز کے اس طرح دوسری پارٹی کو مطلب اگر ختم عمران کر خان کے لیے کے غلط کیا تو لایا پھر گیا. آپ کو پھر غلط کرنا ہوگا. نہیں ایک ہم سیکنڈ، جب یہ اگر اس کے لیے غلط کیا ہاں میں آپ کو اسی کا جواب دیتا ہوں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی بھی کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے سوال کرنا کہ اگر ایک دفعہ غلط ہوا تو دوسری دفعہ کیوں نہ کیا. تو اگر ملک کا تجربہ چلتے چلاتے ملک کا بیڑا گرک ایک تجربے کی بنیاد پہ کیا گیا، اب ہم بہت اعتراض کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں مہنگائی کے اوپر، اور پاکستان کا ہر شہری کہے گا کہ جو تنگ آیا ہوا ہے. لیکن یہاں تک اچھے ملک کو پہنچایا کس نے؟ اس نئے تجربے نے جس میں کہا گیا 100 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، 6 مہینے آپ نے سوال کوئی نہیں کرنا، اور اگر کوئی سوال کرتا پایا گیا تو اس کو اٹھایا گیا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مجاہد بریلوی صاحب سے بات کر لوں. مجاہد بریلوی صاحب، اب معاملہ اگر اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ان کو بھی قابل قبول ہوں گے، یہ بات ہو گئی ہے، منظر عام پہ آنا ابھی باقی ہے، ان کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے، اور مریم نواز صاحبہ کے اس مطالبے پر عمل درآمد کیجیے. اگر اس وقت آپ نے یہ کیا تھا تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا. سر پھر اس ملک کا اربوں روپے کیوں ہم لگا رہے ہیں اس پہ؟ مطلب یہ تو الیکشن تو نہیں ہوا کہ آپ نے جو رائیول پارٹیز ہیں جن سے مقابلہ ہے وہ آپ نے ہٹا دی یا خود ہٹ گئی، اپنی حرکتوں سے ہٹ گئی، چلے وہ بھی ہم مان لیتے ہیں. پھر اگر آپ کا کوئی میدان میں ہے ہی نہیں جس سے آپ کا مقابلہ ہے، پیپلز پارٹی سندھ میں ہے، پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب میں ہے، تو پھر الیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اناؤنس کریں اور یا پھر اسی گورنمنٹ کو ایکسٹینشن دیں اور اللہ خیر صلی اللہ. نادیہ دیکھیں پلیز دیکھیے، یہ میں پہلے بھی سوال اٹھا چکا ہوں کہ جو اس کا مطلب یہ کہ جب الیکشن 14 مئی کو ملتوی ہوئے اس وقت وزیر اعلیٰ 90 دن کے لیے کون تھے؟ محسن نقوی، جو ان کی کچن کیبنٹ نہیں کچن کے ہیں ہمارے محترم زرداری صاحب کے، جو بڑی سی بھنڈی کا خیال رکھتے ہیں کہ اس میں تیل اور نمک میری صحیح ہے نہیں، میں تو یار تجربہ ہو چکا ہے نا اس کا. تو ان کو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، اور آپ نے پہلے یہ طے تھا کہ ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، اور آج انہیں کتنے مہینے ہو گئے؟ 6 ماہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 9 ماہ تک رہیں گے پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ. یہ مجھے بتائیے 14 اگست کو اگر اسمبلی ڈیزالو ہو گئی یا اگر اگست کو ہو گئی اور اس کے بعد 60 دن بعد یا 90 دن بعد بھی انہوں نے الیکشن نہیں کرائے، آئین میں کہیں یہ ہے کہ اگر یہ نہیں الیکشن کرائیں گے تو ان کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا، قید ہو جائے گی، الٹا لٹکا دے، کچھ ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت بھی آئین خاموش تھا. اور مجھے اسی لیے بہت شک ہے کہ یہ جو نگراں سیٹ اپ لایا جا رہا ہے پنجاب میں تو چلے گا نا اگلے 4 ماہ، ایسے ہی ہے نا، کے پی میں بھی چلے گا نا. اب وزیر اعظم بھی آ جائیں گے، وہ کہیں گے جی معاشی مسئلہ، یہ مسئلہ، 7,000 کارکن جیلوں میں ہیں، فوجی کورٹوں میں مقدمات چل رہے ہیں، پتہ نہیں یہ خوفناک سازش ہے ملک کے خلاف. تو مجھے تو آپ یہ سب باتیں کہہ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ آئین خاموش ہے نا آپ کا کہ 90 دن بعد بھی اگر وہ نہ چھوڑے آدمی، پریزیڈنٹ بھی سیٹ ہو گیا تو آگاہ ہو بھی پریزیڈنٹ بھی سیٹ ہو گیا، کہہ بھی دیا انہوں نے کہا جی آگے کچھ نہیں ہے. تو مجھے تو یہ شاید اسحاق ڈار کو اس سے بھی کیا اگر وہ چناؤ ہوا ہے، کیونکہ لانگ ٹرم فیصلے کرنے ہیں نا، یہ انہوں نے کہہ دیا نا. ابھی میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف صاحب کو، لانگ ٹرم فیصلے کرنے کے لیے پھر بڑے اچھے آدمی ہیں. اور اگر کوئی آئین کچھ کہتا بھی نہیں ہے اور دوسرے بندے کے منہ پہ ٹیپ لگا کے ہاتھ پیر باندھ کے آپ نے ویسے بھی ڈال دیا ہے، جس کا نام بھی آپ شاید نہیں لے سکتے،
اور شاید اب میں بھی نہیں لوں گا کیونکہ پیمرا آپ نے پڑھ لیا نا رولز ریگولیشن کیا کیا ہیں. جی سر. اچھا تو پھر رانا صاحب ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو رانا صاحب اگر یہ کہ فیصلے ہو گئے ہیں تو یہی پھر ہم کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نگراں سیٹ اپ ہے جس کی ہم بات کریں کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہ صرف 3 ماہ تک محدود نہ رہے پرولونگ بھی کر سکتا ہے, ایک پریزیڈنٹ بھی سیٹ ہو گیا, آئین بھی اس حوالے سے خاموش ہے؟ ہمارے ہاں جب اسمبلی آتی ہے وزیر اعظم کے جانے کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے, تحریک عدم اعتماد آئے گی, فلاں ہوگا. آج اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو گئی, راضی ہو گئی, اور جہاں اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ اور حکومت ایک پیج پہ تھی پہلی دفعہ تینوں مل کے, اس وقت بھی اس وزیر اعظم کو ٹائم سے پہلے جانا پڑا. لہذا کوسچن جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے میں اور آپ اٹھاتے رہیں گے. اب اگر ڈار صاحب آ رہے ہیں تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ فیوریبل فضا ہوگی تو پھر الیکشن کیوں نہیں ٹائم پہ ہو جائے گا, پھر کیا گنجائش رہ جائے گی, پھر چاہے یہ اسمبلی کی مدت پوری کر کے 60 دن میں الیکشن کرا لیں. اب اصل بات ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو سہولت کاریاں اور ہم نے دیکھی, ضرورت کیا ہے جب سب کچھ طے ہے, فیوریبل کنڈیشن ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہے, ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہیں, اسی حکومت کو ایکسٹینشن دے دیں. دیکھیں یہ اب ہم اور آپ بحث کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ کردار کیا ہوگا نہیں, مطلب ہم تجویز جنہوں نے کر رہی ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں. اگر یہی نام ہے تو پھر زرداری صاحب اور نواز شریف کی بات 100% ایک ہے کہ وہ دونوں یہی چاہ رہے ہیں. تو پھر کیا سپریم کورٹ آئے گی جس نے 90 دن کے بعد, جب میں آپ کے پروگرام میں بھی سب جگہ پہ کہتا تھا کہ 90 دن میں آپ کو الیکشن نہیں مل رہے, 14 مئی کو الیکشن نہیں مل رہے, 30 اپریل کو الیکشن نہیں مل رہے, تو پھر جب انہوں نے نہیں کیا, اب بھی نہیں کیا, تو پھر ہم جو بات بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر خاموشی ہوگی. لیکن اگر ڈار صاحب آ رہے ہیں تو آپ کو الیکشن مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ڈار صاحب آ رہے ہیں تو الیکشن مل رہے ہیں, اور ڈار صاحب آ رہے ہیں اطلاعات کے ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. اب اس میں آئین کیا کہتا ہے؟ ایک کانسیپٹ تو ضرور ہے کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو کانسیپٹ تھا جو 18th امینڈمنٹ میں انٹروڈیوس کرایا, اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک جب پولیٹیکل گورنمنٹ جاتی ہے تو پھر ایک نیوٹرل سیٹ اپ آئے گا جو الیکشن کرائے گا, ڈے ٹو ڈے افیئرس کو ڈیل کرے گا, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا ہے, لیکن وہ اس حد تک وہ ہوگا تاکہ وہ اپنی سیاسی معاملات میں عمل دخل نہ ہو. لیکن وہ کانسیپٹ بھی اس میں ختم ہو جائے گا, لیکن اس پر بھی آئین خاموش ہے. وہ کہیں یہ نہیں کہتا کہ اس شخص کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہوگی. تو بہرحال پھر آپ سمجھے کہ اگلے نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہی ہیں, تو پیشگی مبارکباد. نادر مرزا کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.